जय हिंद बच्चों। आज फिर से एक बार मैं लाइव आया हूँ और इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे। जितना पिछले क्लास में करा था उससे आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अब जो है ये अपना तीसरा लेक्चर होगा। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है बच्चों, पार्ट 3। हम लोग गांधी जी भारत आ चुके थे, ठीक है, वहां से हम लोगों को शुरू करना है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लौट चुके थे। महात्मा गांधी रिटर्न्ड बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अफ्रीका से महात्मा गांधी लौट चुके थे इंडिया, ठीक है। इस बाद 1 साल ये पूरा घूमे फिरे, ठीक है। और क्योंकि गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले ने इनसे कहा कि पहले आप बढ़िया से पूरा हिंदुस्तान को घूम लीजिए, तो ट्रेन जहां जहां जाती थी पूरा भारत घूमे लिए। भारत भ्रमण किया महात्मा गांधी ने और नजदीक से सभी चीजों को समझा, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने एक आश्रम बनाया 1916 के लास्ट में, 1917 भी आप कह सकते हैं। साबरमती आश्रम गुजरात में इन्होंने स्थापित किया, ठीक है। 1916 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसने भारत के इतिहास को, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास को एक नया मोड़ दिया बच्चों, ठीक है। 1916 में जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो हर साल होता था लगभग, वो 1916 में कहाँ हुआ? 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल सेशन हुआ वो कहाँ हुआ? लखनऊ। कहाँ हुआ बच्चों? लखनऊ। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार ने, ठीक है बच्चों। which was presided by अंबिका चरण मजूमदार। ये अधिवेशन बहुत कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन में था। इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ। अभी तक जो है मुस्लिम लीग एकदम कांग्रेस के, उसकी चाल जो थी एकदम कांग्रेस की उल्टी थी। लेकिन 1915 में जो है कुछ प्रयास किया गया। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने लीग के 1915 के अधिवेशन में भाग भी लिया था। और 1916 में जो है खास करके इसमें 2-3 नेताओं का बहुत जबरदस्त प्रयास रहा। एक बाल गंगाधर तिलक, दूसरा एनी बेसेंट और तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना। इन समूहों के प्रयास से लखनऊ अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ, ठीक है बच्चों। एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ। इस समझौते में जो है 2-3 नेताओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। एक बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है बच्चों, और दूसरा एनी बेसेंट का, और तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है जी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ। लेकिन इसमें हिस्टोरिकल ब्लंडर हुआ कांग्रेस की तरफ से
कांग्रेस ने 1909 में जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में जो कम्युनल इलेक्ट्रेट की व्यवस्था की गई थी मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन, जो पिछले क्लास में बताया भी था आप लोगों को, इसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कम्युनल इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स जो है, सांप्रदायिक निर्वाचन, इसको स्वीकार कर लिया। और शायद ये बहुत बड़ी गलती थी और इसका खामियाजा हम लोगों ने, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और भारत का विभाजन हो गया। ये शायद अगर यहीं पर रोका जाता तो कुछ हो सकता था, परिणाम दूसरा। ठीक है बच्चों, खैर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। इससे कांग्रेस उस समय तो थोड़ा सशक्त जब हुआ, उस समय कांग्रेस सशक्त हुआ, स्ट्रांग हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हमारा। दूसरा, जो 1907 के 1907 के सूरत एनुअल सेशन, सूरत अधिवेशन में जो गरम दल वाले हमारे नेताओं को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था, उन्हें फिर से एक बार कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है बच्चों, गरम दल के नेता सब लोग जानते हैं, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। इन सबों को जो 1907 के सूरत अधिवेशन में निकाल दिया गया था कांग्रेस से, फिर से एक बार गरम दल वाले नेताओं को कांग्रेस में सम्मिलित कर दिया गया और इससे कांग्रेस में नया जान, कांग्रेस में जो है नया जान आ गया। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस लीडर्स, जो गरम दल वाले लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस लीडर्स were once again permitted to join कांग्रेस। एक बार फिर से जो गरम दल वाले नेता थे हमारे, जिनको 1907 के सूरत अधिवेशन में निकाल दिया गया था, फिर से 1916 में एक बार फिर से कांग्रेस में उनको एंट्री मिल गई। ठीक है जी, इसके पीछे कारण है, क्योंकि जैसा बताया था आप लोगों को, जो होम रूल आंदोलन चला था, जो होम रूल आंदोलन के बाद जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बहुत लोकप्रिय हो गए, बहुत पॉपुलर हो गए थे। और ये भी कारण रहा कि तिलक के बिना उस समय कांग्रेस की कल्पना करना भी मुश्किल हो गया। तो तिलक को इसलिए भी राष्ट्रीय आंदोलन में अहम जगह है मिला, इसलिए भी ये समझौता हो पाया और गरम दल वाले नेताओं को जो है कांग्रेस में एंट्री मिल पाई। ठीक है बच्चों, और होम रूल मूवमेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं इन डिटेल्स, ठीक है, पहले भी। तो तीसरा महत्वपूर्ण घटना हुआ कि बिहार के कांग्रेस के नेता थे राजकुमार शुक्ल, बिहार के कांग्रेस के नेता थे राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने, बिहार के जो कांग्रेस के नेता थे राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया कि आप आइए बिहार में जो नील के किसान हैं, जो इंडिगो फार्मर्स हैं, उनका जो ब्रिटिश प्लांटर्स बहुत शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, तो आप वहां आइए, स्थिति को देखिए और हम लोगों के लिए जो है कुछ कीजिए। तो उन्हीं के इन्विटेशन पर महात्मा गांधी जो है चंपारण पहुंचे थे। किसने? राजकुमार शुक्ल नाम था, कांग्रेस लीडर फ्रॉम बिहार invited Mahatma Gandhi to come to Champaran, Bihar, and fight against exploitation of इंडिगो फार्मर्स। मतलब राजकुमार शुक्ल ने
गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप बिहार के चंपारण में आइए और नील किसानों का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ संघर्ष कीजिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं लखनऊ अधिवेशन में हुई। अब याद रहना चाहिए सब बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद जो है गांधी जी पहुंचे 1917 में। गांधी जी पहुंचे कहां? चंपारण पहुंचे 1917। और यहां से जो है गांधी जी धीरे धीरे राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने की शुरुआत जो है अब धीरे धीरे गांधी जी की होने लगी। वैसे गांधी जी जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब सत्याग्रह किए थे तो राष्ट्रीय स्तर के नेता बने, लेकिन शुरुआत जो है कहीं से कहीं यहां से हो गया। अब गांधी जी ने 1917 चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में गांधी जी ने जो नील किसानों का जो शोषण होता था उसके खिलाफ पहला सत्याग्रह किया। जैसा मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था साउथ अफ्रीका में, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण। तो गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह किए इंडिगो फार्मर्स के शोषण के खिलाफ। क्या सिस्टम था वहां पर? 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड में आपको नील की खेती आपको करना जरूरी था। मतलब जितना भी जमीन है आपको उसमें उसका 3/20 भाग जो है उसमें नील की खेती आपको करना जरूरी था। और नील की खेती करने से जो है जमीन की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उत्पादन शक्ति है, वो कम हो जाती थी। और इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया। इसको बोलते थे 3 कठिया सिस्टम। बिहार में कट्ठा और बीघा का यूनिट है, तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, इसलिए 3 कठिया सिस्टम बोलते थे इसको। तो 3 कट्ठा में 1 बीघा में 3 कट्ठा में आपको 1 बीघा होता है 20 कट्ठा का बिहार में, और उस 20 कट्ठे में 3 कट्ठा में जो है आपको नील की खेती करनी थी, इसलिए इसको 3 कठिया सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसे याद रखने दिया। 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड में इंडिगो कल्टीवेशन कंपलसरी था। तो गांधी जी जो सत्याग्रह किए, चंपाग्रह सत्याग्रह किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। लिख लीजिए, नहीं तो कल को भूल जाइएगा आप, तो फिर यही याद नहीं रहेगा किसने किया। तो चंपारण सत्याग्रह भाई गांधी जी। ठीक है बच्चों, तो गांधी जी के सत्याग्रह से जो है ब्रिटिश प्रशासन पर दबाव पड़ा और एक कमिटी का गठन किया गया जिसका नाम था चंपारण एग्रीडियंट कमेटी। क्या था बच्चा? चंपारण एग्रीडियंट कमेटी, एग्रीडियंट कमेटी। एक कमेटी का गठन किया गया, इसका नाम था चंपारण एग्रीडियंट कमेटी। गांधी जी भी इसके एक मेंबर बनाए गए और गवर्नमेंट ने इस कमेटी के रिकमेंडेशन को मान लिया। इस प्रकार बहुत हद तक नील किसानों की समस्या जो है ये समाप्त हो गई। इस प्रकार हम लोग मान सकते हैं कि गांधी जी की भारत में यह पहली जीत थी। इसके बाद बच्चों 1918 में गुजरात में एक गांव है खेदा। गुजरात में एक गांव है खेदा, ठीक है, एक गांव है। वहां पर जो है उस बार सूखा पड़ गया। 1918 में जो है खेदा में जो है सूखा पड़ गया, लेकिन अंग्रेजों ने भूमि राजस्व, लैंड रेवेन्यू वसूलना जारी रखा और इसे काफी रोष था वहां के किसानों में। ठीक है, गांधी जी ने किसानों से कहा कि आप जो है लैंड रेवेन्यू नहीं दो और भूमि राजस्व नहीं दो, और किसानों के समर्थन में गांधी जो है सत्याग्रह पर बैठ गए। इससे ब्रिटिश प्रशासन पर दबाव पड़ा और ब्रिटिश प्रशासन ने आदेश दिया कि लैंड रेवेन्यू उसी से वसूला जाए जो देने में सक्षम, और जो देने में सक्षम नहीं उनको परेशान नहीं किया जाए। लेकिन तब तक मैक्सिमम जो है वसूल कर ही लिया था उन्होंने। ठीक है, लेकिन फिर भी गांधी जी की ये दूसरी विजय थी सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह। और 1918 में ही बच्चों अहमदाबाद में एक
कपड़े की मिल थी। अहमदाबाद में, गुजरात में ही अहमदाबाद है, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, उसकी राजधानी गांधीनगर की जस्ट बगल में है। तो अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल मिल था, कपड़े का मिल था। यहाँ के लोग जो है डिमांड कर रहे थे वर्कर्स कि हमें बोनस दिया जाए, हमें बोनस दिया जाए, ठीक है जी, और कुछ सैलरी वगैरह भी बढ़ाने की, वेज वगैरह भी बढ़ाने की बात उन लोगों ने की, ठीक है बच्चों। तो बोनस का डिमांड किया अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स ने। गांधी जी मजदूरों के समर्थन में पहली बार आमरण अनशन की, पहली बार आमरण अनशन की। अभी तक सत्याग्रह किए थे, गांधी जी पहला जो आमरण अनशन किए, कहाँ किए? इसी में किए, फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ, फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ, अनटू डेथ, पहला आमरण अनशन। आमरण समझते हो बच्चों? भूख हड़ताल बच्चा समझता है। तब तक भूख हड़ताल करेंगे जब तक या तो हमारी मांग न मान ली जाए या हम मर जाएंगे भूखे। तो इसको इंग्लिश में फास्ट अनटू डेथ कहते हैं, शुद्ध हिंदी में आमरण अनशन, ठीक है। ऐसे भूख हड़ताल समझने के लिए तो पहला भूख हड़ताल यही किए, कहाँ? अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल मजदूरों को सपोर्ट में। मजदूर इसके बाद जो है मालिक सब जो है मिल ऑनर मान लिए इनकी बात, और गांधी जी ने अपना भूख हड़ताल तोड़ा। इस प्रकार गांधी जी की ये तीसरी सफलता थी, ठीक है। इसके बाद बच्चों 1919 में, आप जानते हैं 1914 से 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, ठीक है बच्चों, और फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। और गांधी जी जिनको फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी ने अंग्रेजी सेना की बहुत मदद की थी, बहुत से भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवा के, और इसके लिए युद्ध के बाद उनकी सेवाओं के लिए उन्हें कैसरे हिंद मेडल भी दिया गया, कैसरे हिंद मेडल भी दिया गया, और उन्हें रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया, मतलब भर्ती करने वाला सिपाही, रिक्रूटिंग सर्जेंट भी कहा गया। और युद्ध में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें कैसरे हिंद मेडल, टाइगर ऑफ हिंद, ठीक है जी, कैसरे हिंद मेडल भी दिया गया। और गांधी जी उम्मीद कर रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीयों ने जो सपोर्ट किया है अंग्रेजों को, इसके एवज में उन्हें पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता मिलेगी, सफिशिएंट इंडिपेंडेंस मिलेगा भारतीयों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अंग्रेजों ने क्या दिया? अंग्रेजों ने बदले में दिया रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों ने बदले में क्या दिया? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। तो 1919 में जो है रॉलेट एक्ट पास किया अंग्रेजों ने। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? ना कोई अपील, ना कोई दलील, ठीक है जी, किसी को भी ना अपील करने का अधिकार था, इसमें ना दलील देने का अधिकार था। डायरेक्ट आप रॉलेट एक्ट को एकदम काला कानून, ब्लैक एक्ट दिखाया जाता है इसको, बहुत कड़ा, ठीक है बच्चों। इसके तहत किसी भी इंडियन को अरेस्ट किया जा सकता था बगैर कारण बताए, बगैर कारण बताए। रॉलेट एक्ट के भीतर किसी भी इंडियन को गिरफ्तार किया जा सकता था। एनी इंडियन could be arrested, any Indian could be arrested, किसी भी भारतीय को अरेस्ट किया जा सकता था विदाउट स्टेटिंग, बिना बताए हुए, इवन द कॉज ऑफ हिज अरेस्ट, बिना उसके गिरफ्तारी का कारण बताए हुए भी किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसलिए कहा जाता था ना अपील ना दलील, कुछ नहीं, ठीक है जी। तो रॉलेट एक्ट के भीतर किसी भारतीय को गिरफ्तार कर सकता था अंग्रेज बगैर कारण बताए, ठीक है जी। तो ये बड़ा कठोर कानून था, बहुत कठोर कानून था। और इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है, इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है पूरे भारत में, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है पूरे भारत में बहुत रोष था भारतीयों में। तो महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया 30 मार्च 1919 और 6 अप्रैल 1919, पहले घोषणा की गई थी कि 30 मार्च 1919 को ऑल इंडिया स्ट्राइक करेंगे महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के खिलाफ,
ठीक है। तो बाद में प्रोग्राम जो है बदल गया और 6 अप्रैल किया गया, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं चल पाया, बहुत लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा, इसलिए रॉलेट एक्ट के खिलाफ 30 मार्च 1919 को भी हड़ताल हुआ और 6 अप्रैल 1919 को भी हड़ताल हुआ। दोनों में ऑल इंडिया स्ट्राइक किया गया, ऑल इंडिया स्ट्राइक किया गया, ठीक है। ऑल इंडिया स्ट्राइक महात्मा गांधी के द्वारा अनाउंस्ड अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल की घोषणा की गई, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी के द्वारा। 30 मार्च 1919 को पहले करने का विचार था, लेकिन बाद में प्रोग्राम शिफ्ट कर गया, लेकिन बहुत लोगों तक ये पहुंच नहीं सका नया डेट, तो 30 मार्च 1919 को भी रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल हो गया बहुत जगह, और 6 अप्रैल 1919 को भी बहुत जगह हड़ताल हो गया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार दोनों दिन हड़ताल हो गया। और इधर रॉलेट एक्ट का जो है पूरा भारत में विरोध हो रहा था, और इस कानून के तहत जो है हमारे बहुत नेताओं को जो है जहां तहां गिरफ्तार किया जा रहा था। और इसी रॉलेट एक्ट का प्रयोग करते हुए जो है पंजाब में भी हमारे 2 लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है बच्चों। इसी रॉलेट एक्ट के तहत हमारे पंजाब में भी 2 लोकप्रिय नेताओं को, 2 पॉपुलर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। वो 2 पॉपुलर लीडर्स कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू, ठीक है बच्चों। तो इसी रॉलेट एक्ट का प्रयोग करते हुए पंजाब में हमारे डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू, ये दोनों को इस रॉलेट एक्ट का प्रयोग करते हुए, ठीक है बच्चों, रॉलेट एक्ट का प्रयोग करते हुए अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और अरेस्टेड दिस पॉपुलर लीडर्स फ्रॉम पंजाब वर अरेस्टेड। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है जी। क्यों? रॉलेट एक्ट के कारण। और इसके विरोध में जो है पंजाब में, पंजाब में बहुत जबरदस्त रिएक्शन हुआ, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, और इसके बारे में जो है अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, जय हिंद।